हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के नगरों के प्राचीन व उन्हें वर्तमान में किन नामों से जाना जाता है, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मानचित्र के द्वारा मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। शुरुआत करते हैं श्योपुर से। श्योपुर आप जानते हैं मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो आता है चंबल संभाग में। इसके बारे में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है श्योपुर, और साथ ही साथ इसमें कूनो नदी प्रवाहित होती है। आपने सुना होगा पालपुर कूनो अभ्यारण्य के बारे में। पहले अभ्यारण्य हुआ करता था, और यदि बात करें दिसंबर 2018 से इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। एशियाई शेरों को यहां पर लाने का प्रस्ताव गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से बनाया गया है। इसी का पहले नाम हुआ करता था सिफफर। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि बताइए यह जो श्योपुर है ना, इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? सिफफर हुआ करता था। और यह किससे अलग हुआ? तो श्योपुर 1998 में मुरैना से अलग एक जिला बना था। अब बात करते हैं दतिया के बारे में। दतिया बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे लघु वृंदावन के उपनाम से जाना जाता है। साथ ही साथ यदि बात करें सिंध नदी यहां से प्रवाहित होती है। यहां पर आप जानते हो सनकुआ का मेला लगता है। और बड़ा महत्वपूर्ण क्यों है दतिया? दतिया के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ का किला बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिस किले पर भवानी सिंह द्वारा लिखा गया है। क्या लिखाया गया है यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना, न्याय जो है राजमुकुट का रत्न है, इस प्रकार का एक सेंटेंस यहाँ पर लिखाया गया है। और यदि बात करें वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इस दतिया के किले का निर्माण किया गया था। मां पीतांबरा पीठ इसी दतिया के अंतर्गत है। वहां पर मां बगुलामुखी देवी की पूजा की जाती है। दतिया का पुराना नाम दिलीप नगर या दतिया वाकरा के उपनाम से इसे जाना जाता था। अब बात करें ग्वालियर के बारे में। ग्वालियर गालव ऋषि की तपोभूमि रहा है। सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है ग्वालियर। और आपने सुना होगा ग्वालियर के किले के बारे में, जिसे किलो का रत्न के उपनाम से जाना जाता है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण, भारत का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर इसी ग्वालियर के किले को कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस बात से भी आपको जानकारी होना चाहिए। इस किले पर आज तक किसी भी राजा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विजय प्राप्त नहीं की गई है। यदि इस किले पर अधिकार किया गया है तो याद रखना, धोखे से छल कपट के द्वारा अधिकार किए जाने के कारण इस किले को कहते हैं क्या, पूर्व का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर। और एक छोटी सी बात, ग्वालियर का जो किला है ना, संपूर्ण भारत का तीसरा सबसे बड़ा किला है। और यहां पर एक क्षेत्र आता है, यह वाला जो क्षेत्र आता है ना हमारा, यह क्षेत्र कहलाता है बुंदेलखंड क्षेत्र। पुराने समय में 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से एक जनपद था जिसका नाम था वत्स। तो यह जो ग्वालियर वाला क्षेत्र या बुंदेल वाला खंड वाला जो क्षेत्र है, उसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? तो वत्स के
उपनाम से जाना जाया करता था। अब यदि बात करें अशोकनगर के बारे में, अशोकनगर कब जिला बना तो आपको पता होना चाहिए, इसी गुना से अलग होकर 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर एक नया जिला बना। इसके अंतर्गत चंदेरी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चंदेरी की पहाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा और याद रखना, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि बावड़िया कहां पर है तो इसी अशोकनगर की तहसील चंदेरी में है। इसीलिए इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है और चंदेरी का प्राचीन नाम हुआ करता था चंद्रगिरी। और इसके बारे में, चंदेरी के किले के बारे में भी आपने सुना होगा। जब हम जानते हैं बाबर यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आता है तो यहाँ पर लगभग 800 राजपूत रानियों के द्वारा जोहर कर लिया गया था, इसलिए चंदेरी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे यदि बात करें तो इस मंदसौर के बारे में बात करते हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी का यही से संबंध था। मंदसौर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला, और हम यदि मोटे तौर पर कह सकते हैं संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो स्लेट का उत्पादन करता है, उसका नाम क्या है? मंदसौर। और इसका प्राचीन नाम याद रखना, दशपुर के नाम से, ग्यारसपुर के नाम से इसे जाना जाता था। इंद्रगढ़ भी आपको कहीं लिखा मिल जाएगा और मिगमल के नाम से भी इसे जाना जाता है। मंदसौर के अंतर्गत आप जानते हो किस नदी के तट पर बसा है मंदसौर? तो शिवना नदी के तट पर बसा है और भगवान पशुपतिनाथ की बहुत बड़ी प्रतिमा या भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर इसी मंदसौर में है। इसीलिए यहां पर अष्टमुखी मूर्ति है पशुपतिनाथ भगवान की। इसलिए इसकी तुलना कहां से की जाती है? नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से इस मंदिर की तुलना की जाती है। अब यदि बात करें शाहजहांपुर के बारे में, शाहजहांपुर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्वती नदी यहीं से प्रवाहित होती है। शाहजहांपुर जो है ना, पार्वती नदी के किनारे बसा है। और आप जानते हो शाहजहांपुर के अंतर्गत और कई सारे महत्वपूर्ण चीज हमें देखने के लिए मिलती है। इसका प्राचीन नाम काकरा खेड़ी के नाम से या कांकरा खेड़ी के उपनाम से जाना जाता था। खांडी खेड़ा भी इसे कहते हैं। और यदि देखें थोड़े समय पूर्व तक इसे शाहजहांपुर के उपनाम से भी जाना जाता था। सभी बातें महत्वपूर्ण है यहां से। अब यदि बात करें उज्जैन के बारे में, उज्जैन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका प्राचीन नाम उज्जैनी या कहीं कहीं आपको अवंतिका लिखा भी मिल जाएगा। और इसी के पास में एक स्थान है कायथा, जो ताम्रपाषाण कला के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसका पुराना नाम कपिथय हुआ करता था। यहां से भी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बना है, तो इस बात को भी नोट कर लो। उज्जैन के बारे में यदि बात करें तो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा है। इसी शिप्रा नदी के तट पर हम जानते हैं प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात सिंहस्थ या कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। जो शिप्रा नदी है ना, उसे मालवा की गंगा कहते हैं। उज्जैन सबसे पवित्र नगर कहलाता है। मंदिरों की नगरी उज्जैन कहलाती है। सबसे ज्यादा मंदिर यही पर है। मंगलनाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। यह जो मंगलनाथ मंदिर है ना, संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस बात को भी नोट कर लो। कई सारे केंद्र बिंदु आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर है। यदि बात करें वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है। यदि
यदि बात करें अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कटनी है और अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल को माना जाता है। अब यदि बात करें धार के बारे में, धार बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जानते हैं राजा भोज की एक राजधानी के रूप में धार को जाना जाता है। यदि बात करें सबसे ज्यादा उद्योग इसी धार के अंतर्गत संचालित होते हैं, इसीलिए इस धार को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। इसी धार के अंतर्गत इसका पुराना नाम धारा नगरी और मांडू आता है, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से, मछली की नगरी के नाम से और करीमाबाद नगर के नाम से, महलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। यह जो मांडू है ना, इसका पुराना नाम एग्जाम में पूछा गया है, तो मांडू का पुराना नाम हुआ करता था शादियाबाद या मांडवगढ़ के उपनाम से इस मांडू को जाना जाया करता था। अब यदि बात करें इंदौर के बारे में, इंदौर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की आप कह सकते हो आर्थिक राजधानी, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी, मध्य प्रदेश की कपड़ा राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो इंदौर को जाना जाता है, जिसका प्राचीनतम नाम क्या हुआ करता था, तो इंद्रपुर या कहीं कहीं इंदूर भी लिखा आपको मिल जाएगा। इंदौर जो है ना, खान नदी और सरस्वती नदी के तट पर बसा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा यदि हम देखें बड़ा संभाग इंदौर संभाग है। इसी के अंतर्गत एक तहसील है महू, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महू का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से महू को जाना जाता है। 2003 में यह नाम परिवर्तित किया गया है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, आप जानते हो महू से हम यदि देखें तो एक महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जाना पाहो के बांशु बिंदु से उद्गम होता है। चंबल नदी का जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इस बात को भी नोट कर लो, परशुराम का यही से संबंध रहा है महू से। अब यदि बात करें तो अलीराजपुर के बारे में बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। किंतु याद रखना, यदि आपसे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। इस बात को भी नोट कर लो। इसी अलीराजपुर के अंतर्गत एक गांव है, एक हम देखे एक प्रकार से एरिया है जिसे पुराने समय में भाबरा के उपनाम से जाना जाता था, किंतु बात है 2011 की, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसे चंद्रशेखर आजाद नगर के उपनाम से जाना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ में हुआ था, झाबुआ जिले में, किंतु जो झाबुआ जिला है ना, इसी से एक नया जिला बना जिसका नाम है अलीराजपुर। 17 मई 2008 को यह नया जिला बना था। इसी के अंतर्गत अब आता है भाबरा, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब यदि बात करें तो किसके बारे में, खरगोन के बारे में। खरगोन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बात करें यह जो एरिया है ना, खरगोन और बड़वानी वाला, यह पश्चिमी निमाड़ के उपनाम से जाना जाता है।
और यदि बात करें यह जो बड़वानी है ना, तो मध्य प्रदेश का पेरिस किसे कहते हैं, तो इसी बड़वानी को कहते हैं, याद रखना। और इसके अंतर्गत जो खरगोन नदी है, यहां से यदि हम देखें तो महेश्वर जो बना है ना, महेश्वर घाट से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। यहां पर सहस्त्रधारा जलप्रपात बनता है और इसी महेश्वर को राजधानी बनाया गया था देवी अहिल्याबाई के द्वारा, जिन्हें हम लोक माता के उपनाम से भी जानते हैं। इसका याद रखना, इसका प्राचीनतम नाम हुआ करता था महिष्मती के नाम से इसे जाना जाया करता था। इसे मध्य प्रदेश की गुप्त काशी भी कहते हैं। इस बात को भी नोट कर लो। और खरगोन तो बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी बातें यहां पर एग्जाम में एज इट इज वे में पूछ ली जाती है। अब यदि बात करें तो खंडवा के बारे में, खंडवा बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम देखें तो इसका प्राचीन नाम अनूप हुआ करता था। और यह जो खंडवा और बुरहानपुर है ना, यह पूर्व निमाड़ के उपनाम से जाने जाते हैं, इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। खंडवा के अंतर्गत यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा गांजे का उत्पादन हुआ करता था। कई सारी किताबों के अंतर्गत आपको गंजेड़ियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है, यह खंडवा जिला आपको मिल जाएगा, किंतु पुराने समय में यह हुआ करता था। अब ऐसी कोई बात नहीं रही है। और यदि बात करें तो खंडवा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ओंकारेश्वर के बारे में आपने सुना होगा। ओंकारेश्वर के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश में केवल 2 ही ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग इस खंडवा के ओंकारेश्वर में है। इस बात को भी नोट कर लो। ओम की आकृति के अंतर्गत संपूर्ण परिक्रमा भगवान शिव की करना पड़ती है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यदि बात करें बुरहानपुर के बारे में, दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी के उपनाम से जाना जाता है। किसे, तो बुरहानपुर को। बुरहानपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी एक तहसील है नेपानगर, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। जो अखबारी कागज बनाने का संयंत्र इसी नेपानगर में है। संपूर्ण यदि बात करें मध्य प्रदेश में पावरलूम हब कहां पर है, तो इसी बुरहानपुर में है। कपड़ा बनाने का जो मिल थी ना, सबसे पहले इसी बुरहानपुर में 1906 में स्थापित की गई थी, जो असफल मिल के रूप में जानी जाती है। अकबर के द्वारा यहां पर एक किला है जिसका नाम है असीरगढ़ का किला। 1601 में उस पर अंतिम बार अकबर की विजय, अर्थात अकबर ने अपने इतिहास में, अपने जीवन के कार्यकाल में इसी पर विजय प्राप्त की थी। अब यदि बात करें तो इसका प्राचीनतम नाम खानदेश है, इस बात को भी नोट कर लो। अब बात करते हैं होशंगाबाद के बारे में। होशंगाबाद बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, पर्यटकों का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, उसका नाम है पचमढ़ी। और पचमढ़ी को प्राचीन समय में पांचालगढ़ के उपनाम से जाना जाया करता था। आप जानते हो यहीं पर है पांडव गुफाएं, एग्जाम में एज इट इज पूछी गई है। ऐसा कहा जाता है जिस समय महाभारत काल में पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, उन्होंने अपना अज्ञातवास इसी पचमढ़ी के अंतर्गत बिताया था। और हम जानते हैं वहां पर भीम कोटरी है, द्रौपदी कुटिया भी वहां पर है, इसीलिए इसे पांचाल अर्थात जो द्रौपदी थी उसे एक प्रकार से उसी के नाम पर इसे जाना जाता है। पचमढ़ी की यदि बात करें तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाता है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की छत के उपनाम से जाना जाता है पचमढ़ी को। और आपको एक और बात पता होना चाहिए, यह जो पचमढ़ी है ना, महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई
1350 मीटर है। इस बात को भी नोट कर लो। आगे यदि बढ़े तो छतरपुर से शुरू करते हैं। छतरपुर बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर है खजुराहो, और खजुराहो को इसलिए महत्वपूर्ण कहा जाता है, पत्थर पर तराशी गई नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो खजुराहो को जाना जाता है। इसका प्राचीनतम नाम खजूर वाहक या जेजाक भुक्ति भी आपको लिखा मिल जाएगा। जेजाक भुक्ति क्यों कहा जाता है, चंदेल शासकों के द्वारा उनकी राजधानी बनाया गया था इन खजुराहो को, इसलिए इसे जेजाक भुक्ति के उपनाम से जाना जाता है। आपने खजुराहो के मंदिरों के बारे में सुना होगा। खजुराहो के मंदिरों को 1986 के अंतर्गत विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला ऐसा स्थल जिसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, खजुराहो के मंदिर है। इसमें कंदरिया महादेव मंदिर सबसे विशाल मंदिर है, सबसे पुराना जो मंदिर है 64 योगिनी मंदिर है। घटाई मंदिर के बारे में सुना होगा। यहाँ पर भगवान महावीर की जो माता है उन्हें जो 16 स्वप्न आए थे उन्हें इस मंदिर के अंतर्गत दर्शाया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है खजुराहो। अब बात करते हैं रीवा के बारे में। रीवा बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिस समय हमारा मध्य प्रदेश भाग ए, भाग बी और भाग सी में बटा था। भाग सी विंध्य प्रदेश कहलाया करता था, तो इसी विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था रीवा, जिसे एक उपनाम से जाना जाता है रेवा या भथा के उपनाम से भी जाना जाता है। रेवा आपने एक और जगह नाम सुना होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना किस नदी का सबसे प्राचीनतम नाम और प्रसिद्ध नाम रेवा है। यदि बात करें सागर के बारे में, सागर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सागर होता है। आपको पहला जिला तो पता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जिला छिंदवाड़ा, दूसरा सागर है, तीसरा याद रखना शिवपुरी है, चौथा बैतूल है, पांचवा जो है बालाघाट है, छठवां सिवनी है और सातवां छतरपुर है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आजकल पहला याद रहकर भी कोई मतलब नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी हमें याद होना चाहिए। अब यदि देखें तो इसी सागर के अंतर्गत देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एरिया हमें देखने के लिए मिलता है एरण। एरण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है संपूर्ण विश्व की यदि बात करें या भारत के परिदृश्य में यदि हम देखें तो सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो इसी एरण अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। भानुगुप्त का जिस समय शासन हुआ करता था, गुप्त काल जिस समय हुआ करता था, इस एरण का प्राचीनतम नाम एरिकेन हुआ करता था। इस बात को भी नोट कर लो, यह कहां पर आता है, तो इसी सागर के अंतर्गत आता है। और बरहूत स्तूप के बारे में आपने सुना होगा, वह बड़े महत्वपूर्ण जानकारियां हमें यहां पर देखने के लिए मिलती है। और यदि बात करें तो आगे चलते हैं, दमोह के बारे में बात करते हैं। उसका प्राचीनतम नाम टुडीकर हुआ करता था। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि बताइए जो दमोह क्षेत्र है ना, यह वाला पूरा दमोह क्षेत्र, इसका प्राचीनतम नाम क्या हुआ करता था, तो टुडीकर के उपनाम से यह जाना जाया करता था। अब यदि बात करें जबलपुर के बारे में, जबलपुर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जबाली ऋषि की तपोभूमि रहा है जबलपुर, इसीलिए इसे जबालीपुरम के उपनाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर कहलाता है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के उपनाम से इसी जबलपुर को जाना जाता है। और आपने सुना होगा जिस समय हमारे देश में स्वतंत्रता अभियान चल रहा था, उस समय त्रिपुरी का नाम आपने सुना होगा।
तो इसी जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी है। इसका और एक नाम है जिसे तेवर के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो तिगवा के बड़ी ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो गुप्तकालीन मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस बात को भी नोट कर लो, रत्न परिष्कृत केंद्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा जबलपुर में। आगे यदि बात करें तो कटनी के बारे में बात करते हैं। मार्बल हब यदि आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा कटनी के अंतर्गत। और कटनी हम जानते हैं 1998 के अंतर्गत जबलपुर से एक नया जिला बना था, जिसे हम जानते हैं इसका प्राचीनतम नाम था मुडवारा के उपनाम से। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बना है कि बताइए मुडवारा किस मध्य प्रदेश के जिले का प्राचीनतम नाम था, तो कटनी का था। अब यदि बात करें सिंगरौली के बारे में, सिंगरौली इसका प्राचीनतम नाम क्या है, तो श्रृंगावली के उपनाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला यदि पूर्वी देशांतर रेखा देखे तो इसी सिंगरौली से निकलती है। और महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, इसी सिंगरौली को कहा जाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र इसी सिंगरौली में है। अब बात करें शहडोल के बारे में। शहडोल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर एक खनिज तत्व पाया जाता है। आणविक खनिज तत्व कहां पर पाया जाता है, तो इसी शहडोल के अंतर्गत पाया जाता है। यहां पर एक एरिया है सुहागपुर, और सुहागपुर जो है ना कोयले के लिए सबसे प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर ही कहलाता है, जिसका प्राचीनतम नाम विशपपुरी के उपनाम से जिसे जाना जाया करता था। अब बात करें भोपाल के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, तो झीलों की नगरी के उपनाम से, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी के उपनाम से। और भोपाल जो है ना 5 पहाड़ियों पर बसा है। कई बार मैंने आपको बताया है, अरेरा हिल्स है, श्यामला हिल्स है, नेओरी हिल्स है, कटारा हिल्स है, ईदगाह हिल्स है। यह 5 पहाड़ियों पर भोपाल बसा है। इसका प्राचीनतम नाम भोपाल और भोजताल, तो कहीं कहीं भोजपाल भी लिखा मिल जाएगा। इसे जो बसाया गया है ना भोपाल को लगभग देखे 1000 से 1050 के बीच बसाया गया था। जो धार के अंतर्गत जो परमार राजा हुआ करते थे, राजा भोज के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। जिस समय धार और हम देखे भोजों की जिस समय एक प्रकार से संधि हुई थी, तो पाल लोगों की हम राजा भोज के साथ में, तो इसलिए उसका नाम कहीं कहीं आपको भोजपाल भी लिखा मिल जाएगा। अब बात करते हैं सीहोर के बारे में। वैसे तो सीहोर को भी झीलों की उपनगरी के उपनाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंतर्गत यदि ऑप्शन में भोपाल ना हो तो सीहोर को टिक करना। इसके अंतर्गत एक आता है बुधनी, जहां से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इसी विधानसभा से इलेक्शन लड़ते हैं, तो इसका प्राचीनतम नाम बुद्ध निवासनी हुआ करता था। और यदि बात करें सीहोर का उपनाम क्या हुआ करता था, तो सीहोर का जो प्राचीनतम नाम है ना निजामत ए मशरीक के इसके नाम से इसका प्राचीनतम नाम इसे जाना जाता था। अब बात करें विदिशा के बारे में। विदिशा बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी का संबंध यही से रहा है। सबसे ज्यादा चने का उत्पादन इसी विदिशा के अंतर्गत होता है। इसका प्राचीनतम नाम भेलसा या कहीं कहीं भिलसा या बेस नगर भी आपको लिखा मिल जाएगा। गरुड़ स्तंभ के बारे में आपने सुना होगा, जिसका निर्माण हेलियोडोरस के द्वारा कराया गया है, जिसे खाम बाबा के उपनाम से भी
भी जाना जाता है, इसी विदिशा के अंतर्गत है। अब यदि बात करें बालाघाट के बारे में, बालाघाट बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे ज्यादा धान का उत्पादन, सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन, सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन, सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन इसी बालाघाट में होता है। यहाँ पर लांजी हिल्स बड़ी ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है। इसी के अंतर्गत देखें तो कई सारे खनिज तत्वों का प्रोडक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सबसे ज्यादा नहरें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो बालाघाट याद रखना। और बड़ा ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा यदि देखें वन क्षेत्र यहाँ पर है। सबसे नक्सलाइट जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र हम जिसे कह सकते हैं केवल बालाघाट ही है। और इसका पुराना नाम बुरहा या बुरहा के प्राचीनतम नाम इसका हुआ करता था। अब यदि बात करें छिंदवाड़ा के बारे में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार छिंदवाड़ा है। 11,815 स्क्वायर किलोमीटर का कुल इसका एरिया है। याद रखना, छिंदवाड़ा को सिन्हावाड़ा के उपनाम से जाना जाया करता था। इसी छिंदवाड़ा से शक्कर नदी का उद्गम होता है, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। पेंच नदी का उद्गम होता है, जो कि कान्हन नदी की सहायक नदी है। तो उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होंगी। मध्य प्रदेश के नगरों के प्राचीनतम नाम, जिन्हें वर्तमान में किन नामों से जाना जाता है, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करा दी। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।